ये खौफनाक घटना 8 साल पहले हुई थी। मैं एक नए घर के लिए पैसे जमा कर रहा था और जुलाई के अंत तक मेरे पास घर खरीदने के लिए पैसे हो गए थे। उस वक्त मैंने शायद 20 से भी ज्यादा घरों को देखा होगा और उन 20 को देखने के बाद आखिरकार मुझे वो मिल गया जो मेरे लिए एकदम सही था। ये एक पुराना नीला घर था जो गली के अंत में स्थित था। एक बड़ा घर होने के कारण इसमें बहुत सारे कमरे थे और इसका इंटीरियर भी बहुत सुंदर था। लेकिन सुंदर होने के साथ साथ इस घर की सबसे अच्छी बात इसकी कीमत थी। इस घर की जो डील मुझे मिल रही थी वो वाकई यकीन के बाहर था और मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इतना बड़ा और इतना अच्छा घर इतनी कम कीमत पर क्यों बिक रहा है। मुझे याद है जिस एजेंट ने मुझे ये घर दिखाया था उसने मुझे बताया कि वो काफी समय से घर बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी कारण से अधिकांश बायर्स या तो डील छोड़ देते थे या उनका डील पूरी करने से पहले मन बदल जाता था। मुझे याद है कि ये सोचकर मैं हैरान हो गया था कि कोई भी समझदार व्यक्ति इस तरह के सौदे को क्यों ठुकराएगा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस घर पर मुझे जो डील मिल रही थी वो कुछ ज्यादा ही आकर्षक थी और मैं बता सकता था कि एजेंट वाकई उस डील को झटपट फाइनल करना चाहती थी। उसका मुझे एहसास था कि कोई तो कारण है या कोई राज है जो लोग इस घर को क्यों नहीं लेते थे, लेकिन मुझे ये भी मालूम था कि मुझे अगले 1 मिलियन वर्षों में भी ऐसा बढ़िया सौदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने अपनी चिंताओं को नजरअंदाज कर दिया और इसे खरीद लिया। कागजी कार्रवाई से संबंधित सब कुछ तय हो जाने के बाद मैं अगले सप्ताह ही नए घर में शिफ्ट हो गया। मेरे पास बहुत जगह थी क्योंकि ये एक बड़ा पारिवारिक घर था और मैं अकेला रहता था, और जबकि मैंने अभी तक अच्छी लड़की खोजने और एक परिवार शुरू करने की योजना नहीं बनाई थी, मैं अपने नए घर को भविष्य के निवेश के रूप में देख रहा था। जैसा कि मैंने सोच रखा था, अगर मैं भविष्य में कभी ऐसा करना चाहूँ तो मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। यहाँ पहले कुछ हफ्ते सही थे क्योंकि मैं अभी भी अपने हनीमून के दौर में था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मुझे अपने नए घर के बारे में कुछ बहुत ही अजीब चीजें नजर आने लगी। शुरुआत के लिए मैंने देखा था कि पड़ोस के बच्चे मेरे घर से ऐसे दूर भागते थे जैसे कि ये प्लेग हो। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी कल्पना थी, लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि पड़ोस के लगभग सभी बच्चे मेरे घर से बुरी तरह डरते थे। और सिर्फ बच्चे ही नहीं, कुछ वयस्क भी मेरे घर से दूर रहने के लिए भरसक कोशिश करते थे। जब मैंने पहली बार इस पर ध्यान दिया तो मुझे लगा शायद कोई सूरज रिसाव या ऐसा कुछ होगा, लेकिन घर के सामने और पीछे निरीक्षण करने के बाद मुझे ऐसी कुछ गड़बड़ी नहीं दिखी। मेरे पड़ोसियों के अजीब व्यवहार ने आखिरकार मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और जैसे जैसे समय बीतता गया चीजें और भी बदतर होती गईं, क्योंकि न केवल वे घर से परहेज कर रहे थे, उनमें से ज्यादातर अब मुझसे भी बचने लगे थे। मुझे कभी नहीं बताया गया कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। मैंने सोचा कि कहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, और यहाँ तक कि जब मैंने ये पूछने की कोशिश की कि समस्या क्या है तो मुझे हमेशा टाल दिया गया। मूल रूप से घर खरीदने से मुझे जो खुशी मिली थी वो अब चिंता में बदल गई थी। मैंने उनके अजीब व्यवहार का कारण जानने के लिए कई दिनों तक अपना दिमाग खपाया। शुरू में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन 13 नवंबर 2014 मेरे उन सवालों के जवाब के लिए एक खौफनाक सुराग लेने वाला था जिसे मैं ढूंढ रहा था। उस दिन मैं काम से कुछ देर से लौटा था। मैं कुछ भी पकाने के लिए बहुत थक गया था, इसलिए मैंने सामान्य माइक्रोवेव डिनर किया और थोड़ी देर टीवी देखा। उसके बाद मैंने नहाने का फैसला किया और बाथरूम में गर्म पानी और शावर तैयार करने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। मैं नहाने से पहले एक छोटी सी झपकी लेना चाहता था। मुझे लगता है कि शायद मैं काफी थका हुआ था क्योंकि मैं कुछ लंबा ही सो गया, तकरीबन 4 घंटे से भी ज्यादा, कि मैं अचानक एक बच्चे की आवाज से जग गया, मानो वो बराबर कह रहा हो, प्लीज मेरे डैड को बुलाओ। मैं पहले तो असमंजस में था, सोच रहा था कि ये आवाज आ कहां से रही है। फिर मुझे याद आया कि मैं बिस्तर पर आने से पहले टीवी देख रहा था, तो मैं बुदबुदाया कि आवाज टीवी से ही आ रही है। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूज्ड था क्योंकि मुझे याद था मैंने टेलीविजन बंद किया था, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब मैंने इसे चलता हुआ ही छोड़ दिया था। तो मैं इसे बंद करने के लिए नीचे जाने लगा। जैसे ही मैं लिविंग रूम के करीब पहुंचा मुझे यकीन हो गया कि ये टेलीविजन ही था क्योंकि वहां आवाज सबसे तेज थी। लेकिन इससे पहले कि मैं लिविंग रूम में पहुंच पाता मैं एकदम जम सा गया। अब मुझे तो पूरा यकीन था कि आवाज टेलीविजन से आ रही थी, लेकिन लिविंग रूम के दरवाजे के करीब खड़े होने के बाद मुझे आखिरकार एहसास हुआ कि ऐसा नहीं था, क्योंकि कमरे में पूरी तरह से अंधेरा था। और मैंने खुद से कहा कि अगर ये टीवी था तो मुझे कमरे में टीवी की रोशनी दिखती, इतना अंधेरा नहीं। मैं अब पूरी तरह से डर गया था कि आवाज टीवी से तो नहीं, लेकिन लिविंग रूम से जरूर आ रही थी। मैं इतना डर गया था कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरे पैर जैसे वहीं जम गए और मैं उस बच्चे को यही दोहराते हुए सुनता रहा, प्लीज मेरे डैड को बुलाओ।
मुझे नहीं पता कि मैं वहां कितनी देर खड़ा रहा, शायद 30 मिनट या उससे भी ज्यादा। लेकिन जिस तरह यह आवाज शुरू हुई थी उसी तरह अचानक जैसे बंद हो गई। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, आवाज दोबारा सुनने के इंतजार में, लेकिन वहां चुप्पी के अलावा कुछ नहीं सुना। कुछ मिनटों के बाद मैंने अपने कमरे में वापस जाने का फैसला किया, क्योंकि रात में लिविंग रूम में जाने से मैं डर रहा था। जल्द ही सुबह हो गई और मैं एक पल के लिए भी सोया नहीं था। आखिरकार मुझे अपने लिविंग रूम की जांच करने का साहस मिला और मुझे कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं दिखी। सब ठीक ही लगा, बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं कल रात को छोड़कर गया था। यह घटना मेरी समझ से बाहर थी। मैं हैरान था कि यह क्या हो सकता है। मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताने का फैसला किया, क्योंकि मैं पागल नहीं दिखना चाहता था। हालांकि उसके बाद मुझे सोने में बहुत कठिनाई हुई। पहली अजीब घटना के बाद अब कुछ हफ्ते बीत चुके थे। मैं फिर से अच्छे से सोने लगा था, क्योंकि मैंने ऐसा मान लिया था कि ये मेरे दिमाग की ही उपज थी, क्योंकि मैं घर पर अकेला होता हूं। लेकिन अगले ही दिन मुझे अपने इस सिद्धांत पर संदेह होने लगा। शनिवार की दोपहर थी। मैं लिविंग रूम में एक किताब पढ़ रहा था जब मैंने एक आवाज सुनी जो ऊपर से आ रही थी। पिछली बार की तरह ही ये आवाज भी लगातार आती रही, लेकिन इस बार ये एक महिला की आवाज थी। मैंने जल्दी से एक ऑटोग्राफ किए हुए बेसबॉल बैट को उठाया, क्योंकि ये एकमात्र हथियार था जो मुझे यहां मिला। मैं वास्तव में पिछली बार की तरह ही डर गया था, लेकिन मैंने अपने आप से कहा कि इस बार मैं बिना कुछ किए यहां चुपचाप नहीं खड़ा होने वाला। इसलिए मैं उस तरफ चला जहां से आवाज आ रही थी। मैंने आवाज को एक बेडरूम तक ट्रेस किया, और जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने बल्ला उठाकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। चौंकाने वाली बात यह हुई कि जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, आवाज बंद हो गई। उस कमरे में खड़े खड़े बहुत सी बातें मेरे दिमाग में घूमने लगीं। मुझे पता था कि मेरी जगह कोई दूसरा होता तो अंट शंट कहानियां बना लेता, जैसे कि ये एक भूतहा घर है। लेकिन मैं एक स्पिरिचुअल व्यक्ति नहीं था और इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करता था। फिर भी इन घटनाओं का कोई जायज एक्सप्लेनेशन समझना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था। मैंने पुलिस के पास जाने और उनसे जांच करने के लिए कहने के बारे में सोचा, लेकिन मुझे पता था कि पुलिस को यह सब बताते हुए मैं कितना हास्यास्पद और पागल दिखूंगा कि मुझे अपने घर में आवाजें सुनाई दे रही हैं। इस अजीबोगरीब स्थिति ने मुझे परेशान कर दिया। मैंने कितना ही अपना दिमाग लगाया। मैंने इस घर पर अपनी जीवन की सारी पूंजी खर्च की थी, इसलिए इसे छोड़ना कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैंने खुद को शांत किया। मैं आश्वस्त था कि यह अंततः बंद हो जाएगा। लेकिन दूसरी घटना के ठीक 3 दिन बाद तीसरी घटना हुई। दूसरी घटना के बाद मैंने काम पर अधिक समय देना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त घर से बाहर बिताने की कोशिश में था। मुझे याद है उस बुधवार काम से देर से लौटना। घर पहुंचने के बाद मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था जब मुझे घर के अंदर से एक आदमी की यह आवाज आई, प्लीज हमें जाने दो। मैं चौंक गया और पीछे मुड़कर भागा, लेकिन मैं घर से कितनी भी दूर क्यों न चला जाऊं, मुझे अभी भी आवाजें सुनाई दे रही थीं। उस रात मुझे महसूस हुआ जैसे मैं घबरा गया था, बेहद भयभीत और डरा हुआ था। लेकिन अब मुझे गुस्सा भी आ रहा था, क्योंकि वो तीसरी घटना मेरे लिए आखिरी तिनका थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि बीमा आत्माओं या भूतों को कवर नहीं करता है, इसलिए मैंने एक कठोर कदम उठाते हुए एक मशहूर आध्यात्मिक गुरु की सेवाएं लेने का फैसला किया, अवांछित मेहमानों से छुटकारा पाने के लिए। अगली सुबह वो आदमी आया और मेरे घर के चारों ओर अपना पाउडर और नमक डालकर कुछ मंत्र कहने लगा। मैं वास्तव में विश्वास नहीं करता था कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो काम करेगा, और मैं थोड़ा अनमना था कि मुझे इसके लिए $160 का भुगतान करना पड़ा। लेकिन मैं बहुत ही हताश था, इसलिए मैं उम्मीद लगाए बैठा था कि ये मम्बो जम्बो सफल होगा। गुरु के मंत्रोच्चारण में कुछ समय लगा, और जबकि सचमुच पहले कुछ भी नहीं हुआ, पर थोड़ी देर में मुझे पूरे घर में दिल दहलाने वाली चीखें सुनाई देने लगीं। ये चीखें मेरे कानों को जैसे चीरती हुई मेरी आत्मा को भेद रही थीं। गुरुजी ने जब मुझे दर्द में देखकर पूछा कि क्या हुआ, तो मैं समझ गया कि वो ये चीखें नहीं सुन पा रहे थे जो मैं सुन रहा था। मैं अंततः इसे और नहीं सह पा रहा था, इसलिए मैंने पिछली बार की तरह आवाजों का पता लगाने की कोशिश की, और मुझे एहसास हुआ कि वे तहखाने से आ रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो ऐसा लगा कि चीखें फर्श से आ रही हैं, इसलिए मैंने एक स्लेज हैमर लिया और जोर जोर से फर्श पर मारना शुरू कर दिया। मेरे पीछे पीछे आते हुए गुरु ने सोचा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये चीखें रुक जाएं।
इसलिए मैं फर्श पर हैमर मारता रहा और जैसे ही कंक्रीट टूटा, चीखना बंद हो गया। टूटी हुई कंक्रीट के नीचे मैंने जो कुछ देखा था उससे मेरी चीख निकल गई और फिर जल्द ही पुलिस को भी बुला लिया गया। मेरे तहखाने के फर्श में 3 मानव कंकाल पाए गए। उनमें से 2 वयस्कों के थे और तीसरा एक बच्चे का था। मुझे पूछताछ के लिए बुलाया गया और मैंने उन्हें वो सब कुछ बताया जो मेरे घर में हो रहा था। और जब मैंने उन्हें सब कुछ विस्तार से बताया तो पुलिस ने उन सभी सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए जो पिछले कुछ महीनों से मुझे परेशान कर रहे थे। अधिकारियों ने मुझे बताया कि करीब 30 साल पहले मेरे घर में रहने वाला पूरा ब्रूअर परिवार लापता हो गया था और उसके बाद जांच से पता चला कि परिवार के साथ देखा जाने वाला आखिरी व्यक्ति रायन हावर्ड नाम का एक शख्स था। उस व्यक्ति को पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से पुलिस को उससे कुछ जानकारी मिलने से पहले ही उसने खुद को मार डाला। इसके बाद मामला धीमा पड़ गया क्योंकि रायन हावर्ड ही एकमात्र व्यक्ति था जो पुलिस को बता सकते थे कि परिवार को कहां खोजना है। गुप्तचरों का मानना था कि उसने परिवार की हत्या कर दी थी क्योंकि मिस्टर हावर्ड के ट्रैक रिकॉर्ड से पता चलता है कि वो पहले भी हत्या के प्रयास के लिए जेल में रह चुका था। मुझे यह भी बताया गया कि जो विचित्र वाक्य मैंने सुने वो ठीक वैसे ही थे जैसे प्रश्न किए गए गवाहों ने दिए थे। जैसा कि ये पता चला था कि मिस्टर एंड मिसेस के बेटे हैरी ब्रावर को ये कहते हुए सुना गया, प्लीज मेरे डैड को बुलाओ। गवाहों ने यह भी कहा था कि उनकी मां सारा के अंतिम शब्द थे, डोंट हर्ट माई चाइल्ड। और पिता मॉरिस ब्रूअर के थे, प्लीज हमें जाने दें। ये सभी रिकॉर्डेड बयान थे जो हत्या के दौरान घर से मिले थे। इस घटना के कारण घर को आसपास पड़ोस के लोग भूतहा मानने लगे और जब भी संभावित खरीदारों को इसके अतीत के बारे में पता चलता तो वे अपनी रुचि खो देते थे। यह मामला स्पष्ट रूप से काफी समय पहले ठंडा हो गया था क्योंकि परिवार का कोई सुराग नहीं था। पुलिस ने कहा कि अगर मेरे साथ ये सब अजीब अनुभव नहीं होते तो शायद उन्हें कभी भी उनके शव नहीं मिलते। 8 साल बाद भी ये घटना मेरे दिमाग में अभी भी ताजा है। चीजें सामान्य होने में कुछ समय लगा और बहुत सारी चिकित्सा की मदद से मैंने इससे आगे बढ़ना सीखा। इन अजीब घटनाओं ने दरअसल मुझे दुनिया को अलग तरह से और अधिक खुले दिमाग से देखने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि मैं समझ गया कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जिसे विज्ञान या तर्क साबित नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से मैंने फिर कभी कोई आवाज नहीं सुनी और जबकि उस भयानक घटना ने मुझे कुछ आघात पहुंचाया, मुझे बेहद खुशी है कि मैं ब्रूअर परिवार को वो शांति दे पाया जिसकी उन्हें जरूरत थी।